हेलो बच्चों। आज के व्याख्यान में आपको हिंदी साहित्य बीए पार्ट सेकंड के पेपर फर्स्ट में रीतिकाल के नामकरण से संबंधित अध्ययन करवाया जाएगा। पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको रीतिकाल में रीति शब्द के अर्थ, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, इन तीनों नामों का अर्थ, तीनों का अंतर से संबंधित व्याख्यान मैंने आपको आयोजित किया था। आज के व्याख्यान में रीतिकाल के नामकरण पर हम चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में दो नाम काल विभाजन के दृष्टिकोण में इस तरह से हैं कि जिस पर विद्वान एक मत नहीं है। पहला आदिकाल और दूसरा रीतिकाल। आदिकाल में भी आपने देखा होगा कि आदिकाल को अनेक नामों से पुकारा गया था। उसी तरीके से रीतिकाल को भी विभिन्न विद्वान अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कौन सा नाम इस काल का सर्वाधिक उपयुक्त है, यह हम अंत में चर्चा करेंगे इस पर। सबसे पहले जिन प्रमुख विद्वानों ने इस के नामकरण से संबंधित अपने अपने मत दिए हैं, उस पर चर्चा आयोजित करेंगे। उससे भी पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि यह जो रीतिकाल है, यह कहां से शुरू होता है और इसमें मुख्य इसकी क्या विशेषता है। जहां तक हिंदी साहित्य के रीतिकाल के आरंभ और अंत की बात है, तो सामान्यतः 1700 से 1900 ईस्वी के बीच की अवधि को रीतिकाल के नाम से पुकारा जाता है। यह नाम या यह विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया है, किंतु इससे पूर्व भी उत्तर मध्यकाल में हम रीति की प्रवृत्ति की विवेचना देख सकते हैं। तो कई विद्वान इसको 1645 से 1845 तक इसका विभाजन देखते हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह लगभग 1700 से 1900 के आसपास ही यह विभाजन बैठता है। अब सामान्य रूप से देखते हैं तो रीतिकाल के अंतर्गत श्रृंगार परक लक्षण ग्रंथों की रचना हुई थी और अनेक जो विशेषताएं इस काल की देखने को हमें मिलती है, जैसे श्रृंगार, अलंकार, इन सब के आधार पर इसका नामकरण कर दिया गया। तो सबसे पहले आज हम इस नामकरण पर जिन विद्वानों ने जो अपने अपने मत दिए हैं, उससे संबंधित सर्वप्रथम हम मिस्र बंधुओं के द्वारा दिए गए अलंकृत काल की चर्चा करते हैं। सामान्यतः रीतिकाल को मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल या अलंकार काल की संज्ञा से अभिहित किया है। इसका कारण ही यह है कि उनके अनुसार इस काल में अलंकारों की प्रधानता रही है। उस काल की कविता में अलंकरण पर बल भी अधिक दिया गया और उनके अनुसार सामान्य रूप से सभी कवियों ने अलंकारों पर जोर देने के कारण इस काल को अलंकार काल कहना ज्यादा सार्थक होगा। किंतु यह नाम अधिकांशतः विद्वानों को उपयुक्त दिखाई नहीं देता है। कारण यह है कि स्वयं मिस्र बंधु विनोद में ही यदि हम देखें तो उन्होंने इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति रीति की भूरी भूरी प्रशंसा अपने इन शब्दों में स्वयं मिस्र बंधुओं ने की है। उन्हीं के शब्दों में मैं कहूं तो उनके अनुसार इस प्रणाली के साथ रीति ग्रंथों का भी प्रचार बढ़ा और आचार्यत्व की वृद्धि हुई और आचार्य लोग तो स्वयं कविता करने की रीति सिखलाते थे, मानो वे संसार से यूं कहते हो कि अमुक अमुक विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के कथन अनुपयोगी है। उनके इस कथन से स्पष्ट है कि वे स्वयं रीति की प्रवृत्ति पर बल देते हैं और इस काल को अलंकार काल नाम देते हुए भी वे रीतिकाल के नाम से वे उस मोह को छोड़ नहीं पाए हैं। यदि हम सामान्य दृष्टिकोण से भी देखें तो यदि अलंकार काल इसे स्वीकार कर ले, मान लीजिए, तो यह स्वीकार कर लेने पर कि अलंकार अधिक हैं, तो अन्य जितने भी काव्य के अंग हैं उनकी उपेक्षा हो जाएगी। इस काल में जो रस, श्रृंगार या अन्य जो नायक नायिका भेद या अन्य तथ्य जितने भी मिलते हैं, उन सब के परिप्रेक्ष्य में यह नाम उपयुक्त दिखाई नहीं देता है।
अलंकारों के साथ साथ काव्य के अन्य सभी अंगों का इस काल में व्यापक निरूपण हुआ है और कवियों की प्रवृत्ति केवल अलंकार युक्त कविता करने की नहीं रही है, उन्होंने अन्य सभी अंगों पर समान रूप से बल दिया। रीतिकालीन कविता कामिनी केवल बाहरी अलंकरण में ही उलझा रहा है, ऐसी बात हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। यदि रीतिकालीन साहित्य में उस समय के भावुक और जो रसिक प्रवण कवि थे, उनके भाव प्रवण कविताओं में, उनके हृदय से निकली हुई उस भावपूर्ण उक्तियों में जो सरस और मनोरम हमें वर्णन दिखाई देते हैं, वो सारे तथ्य अलंकार नाम देने से छूट जाएंगे, इसलिए अलंकार नाम उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। और वैसे भी अलंकृत शब्द इस काल में मिलने वाली कविता पर जो लागू होता है, वह लक्षण ग्रंथों पर हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देता, वह केवल कविता पर ही दिखाई देता है। यदि इस नाम को स्वीकार करते हैं तो लक्षण जो ग्रंथ है वह छूट जाएंगे और वो बहुत प्रचुर मात्रा में इस काल में उपलब्ध हैं। मिस्र बंधुओं के द्वारा इस काल को अलंकृत काल के नाम से पुकारा गया, जबकि स्वयं उन्होंने इस युग के कवियों के अनेक लक्षण ग्रंथों का उदाहरण दिया है, अनेक रीति ग्रंथ और उसकी विवेचना की है। अतः इस प्रणाली के साथ साथ जो स्वयं वो कहते हैं कि रीति ग्रंथों का प्रचार बढ़ा, यह उनके द्वारा दिया गया नाम अपने आप में अनुपयुक्त हो जाता है। अब हम इसके दूसरे नामकरण की चर्चा करते हैं। दूसरा जो नाम दिया गया है वह है श्रृंगार काल। यह नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। उन्होंने अपनी अनेक उक्तियों के माध्यम से इस काल को श्रृंगार काल के नाम से पुकारा। इस नाम के पक्ष में उनका प्रमुख तर्क यह रहा है कि इस युग के कवियों की व्यापक प्रवृत्ति श्रृंगार वर्णन की रही है और इस रस की प्रमुखता को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने उसे श्रृंगार काल नाम दिया। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि श्रृंगार काल या श्रृंगार है वह इस युग की एक प्रमुख विशेषता रही है और अधिकांश रचनाओं में हमें श्रृंगारिक वर्णन मिलता है। किंतु एक विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार रस के समूचे अंगों का सम्यक रूप से विवेचन किया? दूसरा, कि क्या सभी कवियों के द्वारा श्रृंगार के अलावा किसी अन्य रस का वर्णन नहीं किया गया? तीसरे, कि रीतिकालीन कवियों ने जो आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव, संचारियों का विशद निरूपण किया है, उसमें प्रत्येक कवि ने उस परिपाटी को अपनाया? क्या यह हमें दिखाई देता है? ऐसे सारे प्रश्नों को यदि हम खोजें तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ऐसा दिखाई नहीं देता है। बहुत से कवि हैं जिनमें श्रृंगारिक प्रवृत्ति तो मिलती है, किंतु अन्य रस भी उन्होंने बहुत उसका उत्कृष्ट चित्रण किया है। निश्चित रूप से श्रृंगार का आभास हमें दिखाई देता है, किंतु शुद्ध श्रृंगार वह हमें नजर नहीं आता। कहीं कहीं हमें ऐसा लगता है कि वह शुद्ध श्रृंगार न होकर केवल श्रृंगार का आभास मात्र है। और श्रृंगार भी यदि हम देखें तो पूरी तरीके से रीति पर ही तो आधारित होता है और रीति पर ही आश्रित होने के कारण से हम कैसे इसको श्रृंगार काल कह सकते हैं। इस दृष्टिकोण से देखें तो तत्कालीन युग की जो मनोवृत्ति है, यदि हम उसको देखें तो वह आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने की, और ऐसा श्रृंगार वर्णन जो आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए किया गया अथवा उनकी वासना अथवा उनकी विलासी प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए, अपने आश्रयदाताओं को खुश करने के लिए उन्होंने श्रृंगार का विवेचन किया, उस आधार पर केवल इसको श्रृंगार काल नाम दें तो वह उचित दिखाई नहीं देता है। अनेक ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें स्पष्ट होता है कि कवियों ने श्रृंगार वर्णन करने के अपना जो कर्म था उनका, उससे वे खुद ही असंतुष्ट दिखाई देते हैं। तो जो कवि श्रृंगार वर्णन करने के कर्म से स्वयं ही असंतुष्ट दिखाई देते हो तो उस काल को हम श्रृंगार काल कैसे कह सकते हैं? यदि हम मतिराम की इस पंक्ति को देखें कि नृपति नयन
कमलनी वृथा चितवत बाशर जाही, हृदय कमल में है ये कमल मुखी कमलताई। इसी प्रकार भिखारी दास के इस कथन को भी यदि हम देखें कि आगे के कवि रींच हैं जो कविताई न तो राधिका कनाही सुमिरन को बहानो है। स्पष्ट इस पदों में जो ध्वनि निकलती है, इस प्रकार के श्रृंगारिक काव्य को कहने में हमें संकोच उत्पन्न होता है। श्रृंगार का बहिष्कार तक भी कई कवियों के द्वारा दिखाई देता है हमें। तो कुल मिलाकर इस काल को श्रृंगार काल नाम नहीं दिया जा सकता। विविध अर्थों में इसको देखें तो श्रृंगार काल नाम बिल्कुल उपयुक्त नजर नहीं आता है। यदि हम श्रृंगारिक भावना को देखें तो वह केवल, मैंने पूर्व में स्पष्ट कर दिया कि वह विलासी आश्रयदाताओं को केवल प्रसन्न करने के लिए थी। अतः इस दृष्टिकोण से काव्य को सरस केवल बनाया गया और इस आधार पर श्रृंगार वर्णन के आधार पर श्रृंगार काल नाम दें तो वह उचित प्रतीत नहीं होता है। वस्तुतः इस काल को जो अन्य नाम दिए गए हैं उसमें एक नाम जो हमारे सामने स्पष्ट होता है वह है कलाकाल। कलाकाल या कला पक्ष की प्रधानता के आधार पर इसका नाम दिया गया था। यह नाम भी उपयुक्त दिखाई नहीं देता है। केवल कला पक्ष की प्रधानता के आधार पर इसको कलाकाल नाम देना इसलिए उचित नहीं है कि इस काल से इस काल के कविता के जो भाव पक्ष हैं अथवा साहित्य का जो एक सरस पक्ष इस काल में हमें दिखाई देता है वह पूरी तरीके से छूट जाएगा। कुल मिलाकर इस काल को हम कला काल भी नहीं कह सकते। कला पक्ष की प्रधानता जरूर है किंतु उस आधार पर हृदय पक्ष को छोड़ देना ठीक ढंग से हमें उपयुक्त नजर नहीं आता। जहां तक इस काल के साहित्य के हृदय पक्ष की बात है वह बहुत ही उत्कृष्ट रूप में हमें दिखाई देता है। इन कवियों की रचना में वाणी के ऐश्वर्य का एक बहुत बड़ा हमें कोश मिलता है। वाणी के निरंतर विस्तार की सीमा में ये कवि हमेशा जाते रहे हैं। भावों का कोश वाणी के प्रतीकों द्वारा उद्घाटित करने की शक्ति जो इस काल में दिखाई देती है, उस आधार पर यह कलाकाल नाम उपयुक्त नहीं हो सकता। अब हमारे सामने प्रश्न उपस्थित होता है तो फिर कौन सा नाम उपयुक्त है? कुल मिलाकर जो नाम रीति काल नाम चल रहा है और वही इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम हमें दिखाई देता है। कारण यह है कि विद्वानों ने इस काल के समस्त कवियों को, पहली बात तो यह है कि 3 भागों में बांटा था। एक रीतिबद्ध, दूसरा रीति सिद्ध और तीसरा रीति मुक्त। इस प्रकार हम देखते हैं कि रीति परंपरा का जो प्रभाव है या परोक्ष रूप से देखें तो जितने भी कवि हैं उन पर उस रीति का प्रभाव दिखाई देता है। इस दृष्टिकोण से रीति काल नाम जो चला आ रहा है वही सर्वाधिक उपयुक्त है। इस प्रसंग में रीति शब्द के हमें व्यापक अर्थ को भी समझना चाहिए। रीति शब्द का जो अर्थ है उसको मैंने पूर्व व्याख्यान में आपको स्पष्ट कर दिया था कि जो विशिष्ट पद रचना है अथवा जो लक्षण ग्रंथों का निर्माण था उसके आधार पर यह रीति नाम चला था। चाहे वह रीतिबद्ध हो, रीति सिद्ध हो, रीति मुक्त, कोई भी कवि हो, वह काव्य के अंग जो थे जिसमें रस, अलंकार, नायक नायिका भेद, इन सब के मोह से वह अलग नहीं हो पाया। अतः ये सभी तथ्य रीति के अंतर्गत आते हैं। रीतिबद्ध कवियों ने तो अपने लक्षण ग्रंथों में साक्षात रूप से ही रीति परंपरा का निर्वाह किया था और रीतिशद्ध कवियों को देखें तो उनकी रचनाओं की पृष्ठभूमि में भी अप्रत्यक्ष रूप से तो रीति की परिपाटी ही काम कर रही है। तो और रीति मुक्त कवियों की बात करें तो उनमें आचार्यत्व की प्रवृत्ति तो दिखाई नहीं देती है किंतु उनका जो कवित्वपूर्ण पद रचना है उसमें संपूर्ण रूप से रीति साहित्य की प्रवृत्ति ही दिखाई देती है। चाहे वह सीधे रूप में हो या टेढ़े रूप में, सभी कवियों में रीति की परंपरा ही घूम फिरकर चक्कर लगा रही है। अतः हम कैसे इस नाम को छोड़ सकते हैं? ऐसी स्थिति में श्रृंगार की प्रमुखता चाहे कितनी हो
तो भी स्वीकार नहीं कर सकते। अलंकारों की प्रधानता चाहे कितनी हो उसको भी हम स्वीकार नहीं कर सकते, और कला पक्ष की प्रधानता को हम निश्चित रूप से मानते हैं, किंतु उसको पूरी तरीके से उसको स्वीकार नहीं कर सकते। कुल मिलाकर रीतिकालीन कविता की सभी गतिविधियों का यदि हम निरीक्षण करें तो निश्चित रूप से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि इस काल की व्यापक और प्रमुख प्रवृत्ति रीति ही रही है, और हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को हम रीतिकाल के नाम से ही कहना हमें अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। अलंकृत काल, श्रृंगार काल नाम उसकी आंतरिक प्रवृत्ति को अर्थात रीतिकाल के हृदय पक्ष या उसकी जो सारी मूल भित्ति है उसको पूरी तरीके से वे प्रकट नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर भागीरथ मिश्र का जो कथन है उसे आप बहुत अच्छी तरह से सुने, और उनके जो बहुत विशेषज्ञ विद्वान है रीतिकाल के, उन्होंने जो कहा है वह रीतिकाल में रीति शब्द की ही प्रमुखता का द्योतक है। उन्हीं के शब्दों में मैं कहूं आपको कि कला काल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है, और श्रृंगार काल कहने से वीर रस और राज प्रशंसा की उपेक्षा होती है, तथा रीतिकाल कहने से प्राय कोई भी वस्तुगत महत्वपूर्ण विशेषता उपेक्षित नहीं होती है, और इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति हमारे सामने आ जाती है। यह युग रीति पद्धति का ही युग था, यह धारणा हमें वास्तविक रूप से सही जान पड़ती है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के इस कथन को यदि हम व्याख्या करें, इसका विश्लेषण देखें, तो निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि जो विशेषज्ञ विद्वान हैं वे भी इसको कला काल या श्रृंगार काल नाम देने से कतराते हैं। रीति की पद्धति निस्संदेह इस काल में प्रबल रही है। इस बात को भी हम थोड़ा सा एक नजर करें कि यदि हम रीति काल के अलावा किसी अन्य नाम को हम रखते हैं तो जो अन्य कवि हैं रीति काल के उनको फिर हम कहाँ रखेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में जो रीति मुक्त कवि हैं, यानी जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण नहीं किया लेकिन उनमें प्रवृत्ति रीति की ही है, तो यदि हम जैसे उदाहरण के रूप में गणानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि है, तो उनके काव्य में रीति तो प्रमुख रूप से दिखाई देती ही है, तो इस आधार पर उन कवियों को हम कहाँ स्थान देंगे, है तो वे रीति काल के ही कवि। यदि इन कवियों को हम रीति काल से बाहर नहीं कर सकते निश्चित रूप से, क्योंकि उनका समय ही वही है, और इस काल के इन कवियों में रीति की प्रवृत्ति ही प्रमुख रूप से दिखाई देती है, तो कैसे हम इन महत्वपूर्ण कवियों को छोड़ सकते हैं। दूसरा, जो फुटकर कवि हैं, वीर रस के जो कवि हैं या अन्य जो कवि हैं वह इस काल के हैं, वह पूरी तरीके से यदि हम रीति काल नाम नहीं देते हैं तो वे भी छूट जाएंगे। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको दो कवियों की चर्चा करना चाहता हूं उनके नाम देकर। एक तो है वृंद और दूसरे घिरधर। इन दोनों कवियों की जो सूक्तियां हैं उसमें आप मूल प्रवृत्ति देखें तो बहुत कुछ सूक्तियां कुछ रीति पर भी आधारित दिखाई देती है। तो इस आधार पर इस उत्तर मध्य काल को हम रीति काल के नाम से ही अभिहित करना अधिक हमारे लिए उपयुक्त दिखाई देता है। आज के इस व्याख्यान में मैंने आपको रीति काल के नामकरण पर पूरी तरीके से इसकी चर्चा की है, जिसमें श्रृंगार काल, अलंकार काल और कला काल इन तीनों नामों की चर्चा करते हुए अंत में हमने रीति काल नाम को ही सर्वाधिक उपयुक्त हमें दिखाई दिया। यही नाम प्रश्न पत्र के दृष्टिकोण से आपकी परीक्षा में यदि यह प्रश्न आता है तो आप इसी नाम से इसकी सार्थकता को सिद्ध करते हुए अपना उत्तर लिखें। धन्यवाद।